अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान। अपने डेली चैनल के ऊपर आपको खुश आमदीद कहेंगे। पिछले 12 घंटे की आमदीन खबरों के साथ एक बार फिर आपके सामने हाजिर। आपसे दरख्वास्त, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए उसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। जनाब, अगले टारगेट की जानिब हम इस वक्त रवा दवा हैं और अब हमारे चैनल्स के जो सब्सक्राइबर्स की तादाद है वो 31,70,000 हो चुकी है। तकरीबन 30,000 सब्सक्राइबर्स हम लोग दूर हैं। इंशाल्लाह आपकी मदद से ये टारगेट जो है वो जल्द अज जल्द अचीव होगा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो सब्सक्राइब का बटन प्रेस कर दीजिए ताकि आप हमारी इसमें मदद फरमा सकें। मैं ज़रा खेल के मैदान से सबसे पहले बात करना शुरू करूंगा, उसके बाद दीगर खबरों की तरफ जाएंगे। और पाकिस्तान के लिए खुशखबरी यह है कि पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जो 3 एक रोज़ा मैचों की सीरीज़ है उसमें पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया को कल 5 विकेटों से हरा दिया। रावलपिंडी में खेले गए मैच में पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टॉस जीतकर पहले फील्डिंग करने का फैसला किया। ऑस्ट्रेलिया की पूरी टीम 45वें ओवर में 200 रन के ऊपर जो है वो आउट हो गई। और उसके बाद पाकिस्तान की जानिब से डेब्यू करने वाले अरफात मिन्हास, उन्होंने जनाब 32 रन के एवज जो है वो 5 विकेटें हासिल की। इसके अलावा अबरार अहमद ने 2, जबकि कप्तान शाहीन अफरीदी, सलमान आगा और हारिस रऊफ ने जो है वो 1-1 विकेट हासिल की। पाकिस्तान ने 201 रन का हदफ जो है 43वें ओवर में 5 विकेटों के नुकसान के ऊपर हासिल कर लिया। बाबर आजम ने 69 और गाजी गौरी ने जो है वो 65 रन बनाए। तो इस तरह पाकिस्तान जो है 1-0 अप है अभी सीरीज के अंदर। इसके साथ साथ पाकिस्तान ने जनाब एक और रिकॉर्ड भी जो है वो अपने नाम किया है। पाकिस्तान 1000 वनडे मैचेस खेलने वाली जो है अब दुनिया की तीसरी टीम जो है वो बन चुका है। इससे पहले ऑस्ट्रेलिया और इंडिया जो है वो 1000 वनडे मैचेस जो है वो पहले खेल चुके थे। अब पाकिस्तान के पास भी अब ये एजाज़ हासिल है। इसके अलावा अरफात मिन्हास, जिन्होंने डेब्यू के ऊपर जो है वो 5 विकेटें हासिल की हैं, उन्होंने 42 साल के बाद जो है वो एक रिकॉर्ड तोड़ा है। और 1984 में जाकिर खान ने जो है वो डेब्यू के ऊपर 19 रन दे के 4 विकेटें हासिल की थी। इन्होंने उनका रिकॉर्ड जो है वो तोड़ दिया है कि डेब्यू के ऊपर ही जो है उन्होंने 5 विकेटें फाइफर जो है वो उन्होंने हासिल किया है। खेल के मैदान से एक और खबर, और वो ये है कि वफाकी हुकूमत ने नई नेशनल स्पोर्ट्स पॉलिसी 2026 का मसवदा जो है वो तैयार कर लिया है। इस नई स्पोर्ट्स पॉलिसी में कौमी स्पोर्ट्स फेडरेशंस और पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन को खुद मुख्तारी देने का फैसला किया गया है। मुजवजा स्पोर्ट्स पॉलिसी के तहत फेडरेशंस अपने मामलात आज़ादाना तौर पर अपनी मुल्हिका तंजीम के आइन के तहत जो है वो चला सकेंगी। मुसवदे में 18वीं तरमीम के तहत होने वाली तब्दीलियों को बाज़ाब्ता तौर पर स्पोर्ट्स पॉलिसी का हिस्सा बनाने और स्पोर्ट्स के इंतजामी उमूर चलाने के लिए नेशनल स्पोर्ट्स कोऑर्डिनेशन काउंसिल बनाने की तजवीज़ दी गई है। अच्छा, मुझे नहीं पता, अभी तक मैंने मुसवदा देखा नहीं है, सिर्फ खबरों के जरिए जो है वो चीज़ें आई हैं। लेकिन मैं आपको एक फॉर्मर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट होते हुए और एक फॉर्मर स्पोर्ट्समैन होते हुए एक बात में मेरी आज ज़हन नशीन कर लीजिएगा कि जब तक इन फेडरेशंस के अंदर 20-20, 25-25 साल पुराने बाबे जब तक बैठे हुए हैं, कुछ नहीं होना। ये बात मेरी ज़हन में रखिएगा। और मैं इन फेडरेशंस के साथ मैंने काफ़ी काम किया है। मैं आज भी खुद भी एक फेडरेशन का हिस्सा हूँ। और लेकिन मैंने जितनी स्पोर्ट्स फेडरेशंस देखी हैं, मैं मतलब एक ऐसे साहब को भी जानता हूँ जिनको अब फेडरेशन के अंदर, मतलब ये मैं सिर्फ एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि उनको 20 साल से ज़्यादा हो चुके हैं। वो कभी सेक्रेटरी के ओहदे पे रहे, कभी प्रेसिडेंट के ओहदे पे रहे, कभी चेयरमैन बन गए। मतलब वो इस तरह ओहदे जो है वो तब्दील करते रहते हैं, लेकिन वो छोड़ेंगे नहीं, वो गेम का पीछा नहीं छोड़ेंगे। क्योंकि मैं बार बार ये कहता हूँ कि जब तक नए लोग नहीं आएंगे, नई जिद्दत नहीं आएगी, नई इंप्रूवमेंट नहीं आएगी। और उनका अगर आप उनसे पूछे ना कि भाईजान आपका जरिए माश क्या है, तो कहते हैं भाईजान इसी काम को हम कोई नहीं करते, साढ़ा ही काम है। और ऐसा ऐसा हेर फेर है। मुझे नहीं पता ये अब ये जो नई स्पोर्ट्स पॉलिसी हुकूमत बना रही है, इससे कितना, इसमें क्या क्या चीज़ें जब मज़ीद डिटेल सामने आएंगी तो फिर कोई बात हो सकेगी। लेकिन मैं आपको इसको सिर्फ एक गुर बता दूं कि जब तक इस तरह 20-20, 30-30 साल पुराने बाबे जब तक कंटिन्यू करते रहेंगे, बेड़े गर्क होता रहेगा। इसे में रखिएगा, इनसे कोई उम्मीद नहीं की जा सकती। सियासत की तरफ जो है रुख करते हैं। और वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल अफरीदी ने जनाब सुप्रीम कोर्ट एपलेट कोर्ट गिलगित बल्तिस्तान के चीफ जस्टिस को जो है एक ख़त लिखा है। और उसमें उन्होंने कहा है कि गिलगित बल्तिस्तान में इंतखाबी माहौल से मुतल्लिक तशवीशनाक इतलात मौसूल हो रही हैं। गिलगित से एक सियासी जमात की इंतखाबी सरगर्मियों, जलसों और क़यादत की नकलो हरकत पर गैर ज़रूरी पाबंदियों की इतलात है। PTI के लोगों के हवाले से जो है उन्होंने लेटर लिखा है। इसमें कहा गया है कि हमें गिलगित में सियासी कारकुनों और रहनुमाओं की हरासानी, गिरफ्तारियों और कानूनी सियासी सरगर्मियों में रुकावट पर शदीद तशवीश है। ऐसी सूरत हाल इंतखाबी अमल की शफाफियत और साख को मुतासर कर सकती है। असद कैसर साहब, जिन्हें कल स्कर्दू जाने से जो है वो रोक दिया गया था, उन्होंने कहा कि इस तरह के इंतखाबात से बेहतर है कि आप सिलेक्शन करके मजलिस शूरा बना लें।
पुलिस ने किस कानून के तहत मुझे रोका? पुलिस ने मुझे हिरासत में लिया और फ्लाइट जाने के बाद छोड़ दिया। साबिक स्पीकर और रुकने कौमी असेंबली हूँ, इस मामले को ऐवान में उठाऊंगा। हमारे पास ऑप्शन बहुत है, हमारे पास ये भी ऑप्शन है कि फिर हम सिस्टम से ही निकल जाएं। यानी कि वही इस्तीफ़ा देने की जो है वो ये धमकी दे रहे हैं कि या फिर हम इस्तीफ़ा ही दे दें। दूसरी जगह वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी साहब ने जो है कल जियो के प्रोग्राम में कहा कि जी हम नहीं चाहेंगे कि गिलगित में इंतखाबात पर कुछ सवाल उठे, क्योंकि इस वक्त गिलगित में हम आगे जा रहे हैं और मुस्लिम लीग नून आसानी से वहाँ अक्सरियती जमात के तौर पर सामने आएगी। बैनुल-अक़वामी टीम रावलपिंडी में है, यानी कि ऑस्ट्रेलिया की टीम की बात कर रहे हैं, इसलिए दोनों शहरों में हाई अलर्ट है। रावलपिंडी में इस वक्त 7,500 एहलकार ड्यूटी दे रहे हैं। इस्लामाबाद में पुलिस के अलावा इतने ही लोग वहाँ ड्यूटी दे रहे हैं। सिक्योरिटी की वजह से सूरत हाल पैदा हुई। हमारा मकसद किसी को रोकना नहीं था, रोक फिर भी आपने लिया। अगर किसी ने जहाज़ से सफ़र करना हो तो और भी तरीके हैं कि उस मुसाफिर को जहाज़ में बैठने से रोक दिया जाए। पीटीआई खबरों में आने के लिए इस तरह के इल्ज़ाम जो है वो लगा रही है। ख्वाजा साद रफ़ीक साहब भी इल्ज़ाम लगा रहे हैं, वो तो आपकी अपनी जमात के हैं ना। उन्होंने तो खुद अपने अकाउंट से जो है वो पोस्ट किया कि जनाब मुझे भी जो है वो रोक लिया गया और मुझे भी जो है वो फ़्लाइट मैं मिस कर गया क्योंकि आपने जो है वो वहाँ पे रुकावटें डाली हुई थी। खैर क्या कहा जा सकता है। मुस्लिम लीग नून के साबिक सीनियर रहनुमा डॉक्टर आसिफ किरमानी साहब, उनको हमने एक्चुअली पॉडकास्ट में भी बुलाया था। मेरे ख्याल में इट्स हाई टाइम एक दफ़ा फिर से उनको बुलाते हैं, काफ़ी देर होगी, कई साल हो गए मेरे ख्याल में। अब तो उनको लास्ट टाइम हमने पॉडकास्ट में बुलाया था। तो उन्होंने ट्वीट किया, उन्होंने कहा साल 2015 मरकज़ में नून लीग की हुकूमत थी। गिलगित बल्तिस्तान इलेक्शन में तमाम सियासी जमातों रहनुमाओं को बिला रोक टोक कैंपेन की इजाज़त थी। इस तरह 2015 में हरीपुर के एक ज़िमनी इलेक्शन के दौरान केपीके में पीटीआई की हुकूमत थी और तमाम जमातों को फ्री हैंड था। गिलगित बल्तिस्तान में आजकल इलेक्शन मुहिम जारी है और मरकज़ में फिर नून लीग की हुकूमत है, लेकिन पीटीआई के रहनुमाओं को कैंपेन में हिस्सा लेने से रोका जा रहा है। नवाज शरीफ की सियासत को नाकाबिल तलाफी नुकसान पहुँचाने वाले सियासी नाबालिगों और खुशामदियों के उल्टे दोनों हाथों से सलाम। साल 2015 जनरल इलेक्शन गिलगित बल्तिस्तान और हरीपुर ज़िमनी इलेक्शन दोनों नून लीग भारी अक्सरियत से जीती थी क्योंकि तमाम जमातों को आज़ादाना इंतखाबी मुहिम की इजाज़त थी। अच्छा, मैं किरमानी साहब से यहाँ पे बड़ा मैं इख्तलाफ करना चाहूँगा कि जनाब ये जो एक लाइन उन्होंने लिखी हुई है ना, नवाज शरीफ की सियासत को नाकाबिल तलाफी नुकसान पहुँचाने वाले सियासी नाबालिगों और खुशामदियों को उल्टे दोनों हाथों से सलाम। यानी कि वो ये समझ रहे हैं कि जनाब कोई ऐसी हरकतें कोई कर रहा है नून लीग के अंदर जिससे नवाज शरीफ की सियासत को नुकसान पहुंच रहा है। मैं माजरत के साथ इस सारी चीज़ का नवाज शरीफ जो है ना पार्ट एंड पार्सल है। ठीक है, नाम क्या है जमात का? मुस्लिम लीग नून, नून से मुराद नवाज शरीफ। तो आज जो कुछ भी हो रहा है वो इनकी आशीर्वाद के साथ हो रहा है। बराए मेहरबानी ये इमेज मत क्रिएट किया करें कि जनाब नवाज शरीफ साहब जो हैं वो अलग हैं और बाकी शहबाज शरीफ, मरीम नवाज और बाकी सब जो हैं जो कैबिनेट के मेंबर्स हैं वो जनाब एक अलग एंटिटी हैं। नहीं, ही इज़ पार्ट एंड पार्ट्स ऑफ एनीथिंग। वरना नवाज शरीफ साहब यहाँ पे कहें, अपने मुंह से कहें कि जनाब खबरदार यहाँ पे कोई पीटीआई के बंदे को जो है नहीं रोकेगा कैंपेन करने से, आपके ख्याल में उनकी बात नहीं मानी जाएगी? या वो फिर इतने कमज़ोर हो चुके हैं? मुझे बड़ी अजीब सी लगती है बात जब नवाज शरीफ साहब को इस पूरे मामले से जो है ना वो साइडलाइन कर दिया जाता है कि नहीं, उनको तो पता ही नहीं है, वो तो कुछ कर ही नहीं रहे, वो तो रिटायर हो चुके हैं। पाइन रिटायर हो गए तो इस्तीफ़ा देगा, घर बैठो। यू आर पार्ट ऑफ द कौमी असेंबली, आप नेशनल असेंबली के मेंबर हैं और आपके होते हुए आपके भाई और बेटी की हुकूमत के दौरान ये सब कुछ हो रहा है, ये जो कुछ भी हो रहा है। और कौन कह रहा है? ख्वाजा साद रफ़ीक साहब खुद आपकी पूरी गवाही दे रहे हैं कि जनाब ये क्या बेहिसी है, ये जो कुछ भी जिस तरह भी ये इलेक्शन कैंपेन जो है वो रन हो रही है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ साहब ने भी जो है एक ट्वीट किया। मेरा ये नून लीग के अपने लोग बोल रहे हैं कि इस वक्त सिस्टम में क्या हो रहा है। ट्वीट बड़ा इंटरेस्टिंग है। कहते हैं मेरे घरेलू मुलाजिम के गाँव में कल ट्रांसफार्मर जल गया। लेस्को के एक पुराने मेहरबान सीईओ को फ़ोन किया कि किसी को फ़ोन करें और मेहरबानी फरमाएं। मुलाजमी ने ट्रांसफ़र मुरम्मत कर दिया और 80,000 रुपये लिए और मुरम्मत कर दिया। गांव वालों ने चंदा जमा करके लेस्को के मुलाजमीन को अदा कर दिया। रसीद किसी ने नहीं दी, बाकी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। यह हाल है कि एक साबिक बिजली का वजीर सिफारशी हो और मौजूदा काबीना का रुकन भी हो, उसकी सिफारिश पर भी वारदात से गुरेज नहीं किया जाता। आम सारिफ का क्या हाल होगा? रकम की बाकायदा अदायगी हुई है, लेस्को रसीद से इनकारी है। तो बेसिकली करप्शन हुई है ना, बेसिकली करप्शन हुई है और उनके अपने मुलाजिम के साथ जो है वो करप्शन होगी। तो वो खुद बेचारे कहने के ऊपर मजबूर हो गए हैं कि भाई अगर मेरी सिफारिश के ऊपर ये काम जो है वो 80,000 रुपये रिश्वत लेके हो रहा है तो फिर बाकी आम आदमी का क्या? और बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं ख्वाजा आसिफ साहब, क्योंकि आप आम आदमी का हाल तो देखें जाके, ज़रा सरकारी दफ्तरों में जाके देखें तो सही वो बेचारा किस तरह खजल ख्वार होता है। उसको अपना छोटा सा भी काम करवाना हो ना, वो किस तरह खजल ख्वार होता है। आप ही के इस सिस्टम के अंदर मौजूद जो है वो आप बड़े बड़े सरकारी दफातर के बाहर जाएं, पासपोर्ट हो गया, इन सब जगहों पे हो गया, बाहर एजेंट्स बैठे हुए हैं और खुलेआम ये काम कर रहे हैं, लेकिन कोई रोक टोक नहीं है क्योंकि आपने सिस्टम जो है एजेंटों के जरिए बना दिया हुआ। ये भी किसी एजेंट ने हाथ मारा है। ये बेसिकली जो 80,000 की दिहाड़ी लगाई है ना, ये भी किसी एजेंट ने हाथ मारा है, लेकिन उसको कोई रोकने वाला नहीं है। ये सिस्टम इसी तरह ही चल रहा है।
तो ख्वाजा साद रफीक हों या ख्वाजा आसिफ हों, वो खुद इस नून लीग की हुकूमत की नाअहली की गवाही दे रहे हैं, और किसी ने क्या देनी है। इसके अलावा जनाब तहरीक इंसाफ की पार्लिमानी पार्टी में इख्तलाफात की इतलात के बाद जो है वो वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी ने आज पार्लिमानी पार्टी का इजलास जो है वो तलब कर लिया है। वज़ीर आला ने शाम 7 बजे PTI के अरकान असेंबली को इजलास में आने की हिदायत की है। पार्लिमानी पार्टी का इजलास अंदरूनी इख्तलाफात की इतलात के तनाजुर में जो है वो तलब किया गया है, और इसकी वजह यह है कि सूबाई वज़रा नाराज़ अरकान असेंबली से रब्ता करके उन्हें मनाने की कोशिश करेंगे। दूसरी जानिब नाराज़ अरकान ने भी बाहमी मुशावरत के लिए इतवार की दोपहर 4 बजे जो है वो इजलास तलब कर लिया है। मैं इसके बारे में काफ़ी डिटेल बात पिछले व्लॉग में कर चुका हूँ, आई विल नॉट रिपीट इट। इसके अलावा जनाब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा खालिद खान सपारी ने जो है वो एक ट्वीट किया। उन्होंने कहा वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी MP अब्दुल गनी आफरीदी की रिहाइश का पहुंच गए। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी के भाई नवीद आफरीदी हंगू में MPA शाह तराब के घर जो है वो पहुंच गए। सो बेसिकली ये सारी जो एक्टिविटीज़ हम आपको दिखा रहे हैं, जो तस्वीरें आपको सारी दिखा रहे हैं, ये बेसिकली मनाने का काम जो है वो इस वक्त चल रहा है कि जी मान जाओ, ताड़ी मेहरबानी, बजट आ रहा है, हम आपको उसके अंदर अकोमोडेट कर देंगे। ये होगा, ये अल्टीमेटली मैं आपको अंदर की कहानी जो बताऊँ ना, वो होगा ये, और कोई ऐसी बात नहीं है। इसके अलावा कुछ आज़ाद कश्मीर के हवाले से खबर, जहां पे इस वक्त अवामी एक्शन कमेटी और वफाकी हुकूमत के दरमियान जो है वो मुज़ाकरात के 3 राउंड हो चुके हैं, लेकिन अभी तक मामला जो है वो जू के तू है, कोई बड़ी डेवलपमेंट नहीं हुई। 9 तारीख को जो है 9 जून को उन्होंने हड़ताल की कॉल दी हुई है अवामी एक्शन कमेटी ने, और वो हड़ताल की कॉल अभी तक जो है वो बरकरार है। इशू क्या है कि जी आज़ाद कश्मीर में महाजरीन की 12 नशिस्तों के खात्मे समेत अवामी एक्शन कमेटी के 38 नकाती चार्टर ऑफ डिमांड के ऊपर जो है वो इस वक्त ये मुज़ाकरात हो रहे हैं। ये जो 12 नशिस्तें हैं बेसिकली अवामी एक्शन कमेटी की, इससे पहले आज से कुछ अर्सा पहले जब इनकी जानिब से बड़ा एक सख्त एहतजाज आज़ाद कश्मीर में किया गया था, तो बेसिकली इनकी डिमांड ये थी कि जो महाजरीन की इसके अंदर जो नशिस्तें हैं, जिनके बेसिकली इलेक्शंस जो हैं वो मुख्तलिफ सेंटर्स के ऊपर होते हैं, लाहौर, कराची, इन जगहों के ऊपर, कि वहाँ पे जो कश्मीरी हैं वो वहाँ से अपने नुमाइंदों को इलेक्ट करते हैं। अवामी एक्शन कमेटी का बेसिकली मुतालबा ये है कि उन नशिस्तों को जो है वो ख़त्म किया जाए, क्योंकि ये ट्रू रिप्रेजेंटेटिव वो कहते हैं कि ये नहीं है, और वो असेंबली के अंदर जो है वो जो जगह बना लेते हैं, ये ट्रू रिप्रेजेंटेटिव नहीं है। और इसके ऊपर पहले भी जो है बड़े सख्त जो है वो मामलात ख़राब हो गए थे, लेकिन इस वक्त जो है वो हुकूमत की जानिब से राना सनाउल्लाह, कमर जमान कायरा, राजा परवेज़ अशरफ, एहसन इकबाल, वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर फैसल मुमताज़ राठौर और अवामी एक्शन कमेटी के अरकान जो हैं वो इस वक्त ये मुज़ाकरात कर रहे हैं। देखें मामला जो है वो आगे किस तरह चलते हैं। इसके अलावा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा सजाद बरकी, उन्होंने अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो और इसहाक डार से मुलाकात की ट्वीट के जवाब में ट्वीट किया और लिखा कि यहाँ अमरीका में मुकीम पाकिस्तानी तारिकीन वतन के लिए फ़ौजी आमरीत के गैर मुंतखब नुमाइंदे की हिमायत करना ज़्यादा काबिल कबूल नहीं है। एक बामानी शराकत सिर्फ किसी मुल्क के हकीकी मुंतखब नुमाइंदों के साथ ही कायम की जा सकती है, ना कि गुंडों और धोखेबाजों के साथ। आप हमें वस्त मुद्दती इंतखाबात में सुनेंगे। सो बेसिकली उनका कहने का मकसद ये है कि डोनाल्ड ट्रंप से जो है वो हमें बड़ी उम्मीदें थी, तो साड़ी गल नहीं मनी। अब आपके जो मिड टर्म इलेक्शंस आ रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप के, उसके अंदर आप देखिएगा कि हम जो है वो आपके अगेंस्ट वोट देंगे। बेसिकली कहने का मकसद यही है। तो वो डोनाल्ड ट्रंप के इलेक्शन से लेकर अब मिड टर्म इलेक्शन तक जो है वो साड़ी कुटी होगी, मतलब अब आप हम में से नहीं हैं, हमारी आपसे नाराज़गी होगी। तो वो क्योंकि आपने हमारी बात नहीं मानी, हमने तो आपसे बड़ी उम्मीदें लगाई हुई थी, वो आपकी उम्मीदें जो है वो पूरी नहीं हो सकी उनकी। तो उसके बाद सजाद बरकी साहब अब ये इंडिकेशन दे रहे हैं कि तुम देखना तुहाडा मिड टर्म इलेक्शन चाहिए, जो ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ हैं वो आपको वोट नहीं देंगे। इसके अलावा एक और ख़बर जो है वो तलो न्यूज़ से सहाफ़ी फरजाना अली ने जो है वो एक ट्वीट किया कि अफगानिस्तान और रूस के दरमियान फ़ौजी तकनीकी मुआहदे के बाद अफगान तालिबान वज़ीर दिफ़ा मिल्ला याकूब कह रहे हैं कि पाकिस्तान को इस मुआहदे से खौफ है। जैसा कि आपने देखा है चंद माह कबल वो जुर्रत के साथ अफगानिस्तान के किसी भी हिस्से पर बमबारी कर सकते थे, इसलिए अब हम इस बात को यकीनी बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि मुस्तक़बिल करीब में वो मज़ीद ऐसी जुर्रत ना करें। हुआ ये है कि रूस और अफगानिस्तान के दरमियान जो है फ़ौजी और तकनीकी ताउन के एक अहम मुआहदे के ऊपर जो है वो दस्तखत हुए हैं, जिसे दोनों ममालिक के ताल्लुकात में एक अहम पेशरफ्त जो है वो करार दिया जा रहा है। मुआहदे में मॉस्को रीजन में मुनक्किद होने वाले पहले बैनुल-अक़वामी सिक्योरिटी फोरम के दौरान जो है ये दस्तखत हुए हैं। सो बेसिकली कहने का मकसद ये है कि जो अफगानिस्तान जो है वो रूस के ऊपर अब तकिया करने लगा है कि जी पाकिस्तान जो है वो फ़िज़ाई बमबारी करता है, अपने ड्रोन्स भेजता है यहाँ पे और हमारे मुख्तलिफ एरियाज़ को जो है वो टारगेट करता है, तो रूस अब शायद उनको जो है ये प्रोटेक्शन देगा। ये तो खैर वक्त बताएगा मामला जो आगे किस तरह चलता है। इसके अलावा ईरान की फ़ौज ने जनाब दावा किया है कि आपने हुर्मुज़ के करीबी इलाके जजीरा कुशम में अमेरिका का जदीद आर्बिटर ड्रोन जो है वो उसने मार गिराया है। ईरानी फ़ौज के शोबे ताल्लुकात आमा की जानिब से जारी बयान में बताया गया कि एयर डिफेंस फोर्स ने हफ्ते को अमेरिका से हुई जारे दुश्मन का ड्रोन का सुराग लगाया गया और उसके बाद उसे जो है वो गिरा दिया गया।
बयान में कहा गया कि जॉइंट एयर डिफेंस हेडक्वार्टर्स के मुश्तरका नेटवर्क के तहत फाल ईरानी फौज के एयर डिफेंस ने बगैर पायलट के तैयारे को जो है वो मार गिराया है। इसके अलावा कतर ने आपने हुर्मुज से गुजरने वाले बहरी जहाज़ों से आर्जी टोल टैक्स वसूली को जायज़ करार दे दिया है। कतर ने आर्जी टोल टैक्स वसूली को जायज़ तो करार दे दिया है, लेकिन ताहम मुस्तकिल बुनियादों पर इस टैक्स को जो है उन्होंने कतर ने मुस्तरद कर दिया है। शंग्रीला डायलॉग सिक्योरिटी फोरम से खिताब में कतर के नायब वज़ीर आज़म शेख सऊद अब्दुल रहमान अल सानी ने कहा कि ईरान बारूदी सुरंगों की सफाई और दीगर ज़रूरी उमूर के लिए टोल टैक्स वसूल करता है, तो कुछ अरसे के लिए इस वसूली पर बात की जा सकती है। अच्छा जी, इसके अलावा अल जजीरा ने एक बड़ी इंटरेस्टिंग खबर जो है वो दी है। ये उसका टाइटल है हाउ इंडिया पीएम मोदीज एफर्ट्स टू आइसोलेट पाकिस्तान बैकफायर्ड। अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग आर्टिकल है और ये स्टार्ट होता है जनाब सितंबर 2016 से। सितंबर 2016 के अंदर जो है वो भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने केरला के अंदर जो है वो एक जलसे से खिताब में कहा था कि पाकिस्तान की क़यादत को उन्होंने बराह रास्त चैलेंज उस वक्त किया था 2016 के अंदर, 10 साल पहले। उन्होंने कहा भारत आपको तनहा करने में कामयाब रहा है, ये उस वक्त उस तकरीर का ये मतन था, और हम अपनी इन कोशिशों को मज़ीद तेज़ करेंगे। हम इस बात को यकीनी बनाएंगे कि आप पूरी दुनिया में अलग थलग हो जाएं। ये सितंबर 2016 की बात है जब मोदी मकबूजा कश्मीर में चंद रोज़ कबल होने वाले एक हमले की रद्द-ए-अमल में बात कर रहे थे जिसमें 18 भारतीय फौजी हलाक हुए थे। ताहम एक दहाई बाद पाकिस्तान किसी भी तरह तनहा नज़र नहीं आता। वो ये अब अल जज़ीरा लिख रहा है कि ताहम एक दहाई बाद पाकिस्तान किसी भी तरह तनहा नज़र नहीं आता। वो चीन का करीबी इत्तेहादी है। जब पाकिस्तानी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इसी हफ्ते दौरा किया और साथ ही सदर डोनाल्ड ट्रंप के दौर में अमरीका के काबिल एतमाद शराकतदार बनकर दोबारा उभरा है। पाकिस्तान के आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ गुज़श्ता एक साल के दौरान व्हाइट हाउस में ट्रंप से मुलाकात कर चुके हैं। ईरान और अमरीका के दरमियान जारी कशीदगी और जंग के तनाजुर में इस्लामाबाद एक अहम सालिस का किरदार अदा कर रहा है। ट्रंप भी मुतादिद मौके पर पाकिस्तानी क़यादत की तारीफ़ें कर चुके हैं। तजियाकारों के मुताबिक ये जुज़वी तौर पर पाकिस्तान की इस कामयाबी का नतीजा है कि उसने ट्रंप के साथ ताल्लुकात बेहतर बनाए और अहम जोग्राफियाई सियासी मौके से फ़ायदा उठाते हुए खुद को आलमी ताकतवर और इलाकाई खिलाड़ियों के लिए एक अहम सफारती शराकतदार के तौर पर मनवाया। ताम तजियाकार ये भी कहते हैं कि पाकिस्तान की बढ़ती हुई सफारती अहमियत मोदी हुकूमत की बाज़ पॉलिसी गलतियों को भी नुमाया करती है। तो मोदी ने 2016 में 10 साल पहले पाकिस्तान के हवाले से जो एक नफरत अंगेज तकरीर की थी, आज उसको मुंह की खानी पड़ रही है और इंटरनेशनल मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस भी जो हैं अब इस बात को एक्नॉलेज कर रही हैं कि वाकई पाकिस्तान ने इंडिया के जो अज़ाइम थे उन्हें खाक में मिला दिया है। इसके अलावा चंद आपके क्वेश्चंस भी जो है मैं एंड पे लेना चाहूँगा। एक सवाल हुआ है, अख्तर सागर साहब ने यह सवाल किया है। कहते हैं पिछले दिनों एक सहाफ़ी ने गिलगित के एक नौजवान से पूछा कि आप वोट किसको देंगे। जवाब मिला पीटीआई को। सवाल हुआ पीटीआई के 2 काम बताएं जो गिलगित के लिए पीटीआई दौरे हुकूमत में किए गए। नौजवान बोला काम तो नून लीग ने किए हैं। सवाल हुआ फिर भी आपने वोट पीटीआई को देंगे? तो जवाब जी हाँ, वोट हम पीटीआई को ही देंगे। मंसूर साहब क्या ये पीटीआई का दिया हुआ नाम निहाद शऊर बोल रहा था? देखिए अख्तर साहब, बात पता क्या है, हर आदमी जो होता है ना, मैंने क्योंकि काफ़ी इलेक्शंस मैंने कवर किए हैं, हर आदमी का वोट देने की कोई भी रीज़न हो सकती है एंड यू कैन हैव मोस्ट वेयर्ड एंड ऑब्नॉक्शियस सॉर्ट ऑफ रीजंस, यानी कि बड़ी अजीब किस्म की वजूहत जो है वो लोगों की हो सकती है। और ये मैं किसी एक सियासी जमात, किसी एक सियासी रहनुमा की बात नहीं कर रहा, लोगों की चॉइस है। फॉर एग्जाम्पल कुछ लोग कहते हैं जनाब हमें इमरान खान खूबसूरत बड़ा लगता है। कुछ लोग कहते हैं भाई उन्होंने 92 का वर्ल्ड कप जीता है। 92 का उसने वर्ल्ड कप जीता है तो बाद में 2000 वो जो T20 वर्ल्ड कप था वो यूनुस खान ने भी जीता है, उन्होंने वज़ीर आला ला दो। कहने को तो ये भी कहा जा सकता है ना, हर बंदे, लेकिन अपने बंदे की हर बंदे की रीज़न है। कोई कहता है जनाब वो अंग्रेज़ी बहुत अच्छी बोलते हैं, ऐप पसंद है। कुछ कहते हैं जनाब वो करप्शन के हवाले से जो उनका पॉइंट ऑफ व्यू है हमें वो बड़ा पसंद है। कुछ कहते हैं भाईजान तकरीर बड़ी आला करता है, ठीक है। तो इसी तरह नून लीग के भी बहुत से लोग वो कहते हैं जी हमें मरियम नवाज़ बड़ी खूबसूरत लगती है, हम इस वजह से वोट देना चाहते हैं, ठीक है, उनकी मर्जी। कोई कहते हैं नवाज शरीफ की बेटी है, वही DNA है, हमें इस वजह से वोट देना, ठीक है। कुछ लोग कहते हैं जी बड़ी दबंग है और वो उन्होंने बड़ी मुश्किलात काटी हैं तो इसलिए हमने वोट देना, ठीक है। भुट्टोज़ का, जुल्फ़िकार अली भुट्टो के नाम का वोट आज भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को पड़ता है, ये फैक्ट है, पड़ता है। वो कम हो गया है, जाहिर बात है वो बात नहीं रही, लेकिन पड़ता है, ये हकीकत है। सो मैं इसको मैं इस बात को कभी ये नहीं कहूँगा। हाँ ठीक है, आप कह सकते हैं यार ये एक अजीब वजह है भाई, तुम इस वजह से क्यों वोट देना चाहते हो। आपने उससे काम के वाले से पूछ लिया, लेकिन हो सकता है यहाँ पे उस नौजवान से एक और भी सवाल किया जा सकता हो कि वो ये कहे कि जी चूंकि इमरान खान जेल में है तो मेरे लिए ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है और मैं इसलिए पीटीआई को वोट दूंगा। ये भी तो हो सकता है ना। वो कहे जी मेरे लिए काम इंपॉर्टेंट नहीं है, मेरे लिए ये बात इंपॉर्टेंट है कि मैं जिस लीडर को पसंद करता हूँ वो आज जेल में है, तो इसलिए मैं किसी और चीज़ को नहीं देखूंगा, मैं इसीलिए वोट दूंगा। व्हाट कैन यू डू? हर एक की अपनी मर्जी,
कि किस बुनियाद पे वोट दें। जब भुट्टो को 1979 में जो है वो फांसी दी गई थी, आज 2026 के अंदर भी उस बात का वोट पड़ रहा है। आज 2026 में भी वो उसी भुट्टो का वोट पड़ रहा है। तो फिर इमरान खान की लेगेसी तो अभी शुरू हुई है, अभी तो ये चलेगी। इसके अलावा आरिफ तनोली साहब ने अमेरिका से सवाल किया, मंसूर साहब आप हमेशा इमरान खान को बहुत बड़ा लीडर और उसकी पार्टी को सबसे बड़ी जमात कहते हैं, क्या आप पर पीटीआई के सोशल मीडिया का असर हो गया है? अरे भाई खुदा दा वास्ता आप कभी जाके जरा उनके सोशल मीडिया वालों से पूछे तो सही वो मेरे बारे में क्या ख्याल आ सकते हैं, तो भाई आपको लग पता जाएगा। नहीं, ऐसा कोई बात नहीं भाई, मैं कभी किसी सियासी जमात के, ना तो मुझे उनके सोशल मीडिया से कभी कोई लेना देना हुआ है और ना मुझे परवाह है वो मेरे बारे में क्या सोचते हैं या क्या राय रखते हैं। मेरी अपनी राय है, आप उससे पसंद कर सकते हैं, ना पसंद कर सकते हैं, इख्तलाफ कर सकते हैं, एग्री कर सकते हैं, आपकी मर्जी है। लेकिन ये सोशल मीडिया के लौंडे लबाड़ों से मेरे पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप यकीन कीजिए। मेरी अपनी राय है, अपने एनालिसिस हैं, खबर की बुनियाद पे, ऑब्जर्वेशन की बुनियाद पे, एक्सपीरियंस की बुनियाद के ऊपर मैं जो भी राय रखता हूँ, वो चाहे नाक़िस है, वो ठीक है, वो जैसी भी है, छोटी है, बड़ी है, वो जैसी भी है, वो आपके सामने है। आप डिसएग्री करने का पूरा हक रखते हैं, नीचे कमेंट सेक्शन में बेशक मेरी बात से डिसएग्री करें, लेकिन सोशल मीडिया के प्रेशर पे मैं कभी भी नहीं कोई अपनी राय रखता। इसके अलावा अली जान साहब ने सवाल किया, मंसूर भाई एक छोटा सा सवाल है, पाकिस्तान ईरान से तेल क्यों नहीं ले सकता? भाई अमेरिकन सैंक्शंस, सिंपल एज दैट। अमेरिकन सैंक्शंस की वजह से जो है वो आप तेल नहीं ले सकते। वैसे तो सुना है कि ईरानी तेल काफ़ी स्मगल होता है पाकिस्तान में, सुना गया, आप जाके खुद ही गूगल कर लें, चेक कर लीजिएगा। लेकिन वैसे आप जो है वो तेल इसलिए नहीं ले सकते क्योंकि आपके ऊपर अमेरिकन सैंक्शंस लग जाएंगी, सिंपल एज दैट। आतिफ भुट्टा साहब का सवाल है, मंसूर भाई आप प्लीज़ मोहसिन नकवी और डायरेक्टर FIA को पॉडकास्ट में बुलाएं और एयरपोर्ट से ऑफलोड करने के इशू पर क्लियर करें कि क्या मामला है। DG FIA तो आजकल उस्मान साहब हैं, वो पहले IG पंजाब हुआ करते थे, अब वो वहाँ पे जा चुके हैं। उनका पॉडकास्ट जो IG पंजाब थे तो हमने किया था, ये सामने उसका स्क्रीनशॉट भी आप देख सकते हैं कि हमने उस पर किया था। मोहसिन नकवी साहब इंटरव्यूज़ देते नहीं हैं, बट आई वुड लव टू इंटरव्यू हिम। मैं अगली दफ़ा मेरी उनसे कभी मुलाकात हुई तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा। जुगन हाली साहब का सवाल है, आपने बताया कि मोमना इकबाल अपना फ़ोन NCCI को देने से इनकारी है। मेरा सवाल यह है कि आप किस तरह एक खातून को अपना फ़ोन देने के लिए कह सकते हैं? इसमें बहुत पर्सनल डेटा भी हो सकता है, वो डेटा आप ट्रांसफ़र करके डिलीट कर दें। अगर कोई ऐसी बात है, आप कम से कम वो एरिया जो है आप उसको डिलीट कर दें, उसको वहाँ से निकाल दें। लेकिन जो आपका एविडेंस है वो तो है तो फ़ोन के अंदर ही ना। तो इसलिए इट इज़ नॉट अबाउट खातून या मर्द, कोई भी वहाँ पे जाएगा, कोई भी जाके साइबर क्राइम के हवाले से जब कंप्लेंट करेगा तो वो आपको कहेंगे कि अपनी डिवाइस हमें दें, और वो डिवाइस उनके पास रहेगी फिर, और वो उसका फोरेंसिक करेंगे फिर। तो ये इस वजह से ज़रूरी है। मैंने मोमना इकबाल के एक बड़ी करीबी सोर्स से मेरी इस मामले में बात हुई थी, तो मैंने उस वक्त उनको भी ये से, बल्कि मोमना इकबाल के करीबी से राय नहीं, मोमना इकबाल से मेरी बात हुई थी। हाँ, मेरी मोमना इकबाल से बात हुई थी इस टॉपिक के ऊपर, तो मैंने उनको ये बात कही थी ये फ़ोन देने के हवाले से। मैंने कहा था जी आपको अपना फ़ोन देना चाहिए क्योंकि वो एविडेंस